हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा पेपर उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की जो आपके आगामी परीक्षा है उसके लिए आपका 100 नंबर का मॉडल पेपर है, जिसमें आपके 40 नंबर का उत्तराखंड के क्वेश्चन, 40 नंबर का रीजनिंग, जीएस, करंट अफेयर्स और आपका कंप्यूटर और 20 नंबर की जो हिंदी है आपके सिलेबस में उसके आधार पर बनाया गया है। और बहुत ही क्या आपके जो रिलेवेंट क्वेश्चन है आपके सिलेबस से उनको हमने इसमें रखा है। जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में है उन्हीं से सारी चीजें ले रखी हैं। तो ये 100 नंबर का क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल जो एसएस आपका संजय देव क्लासेज है वहां से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और हो सके तो इस क्वेश्चन पेपर को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो बच्चे आपके उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और जिन्हें बहुत अधिक तकनीकी जानकारी नहीं है या आपके जो जो टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं खरीद सकते हैं ऑनलाइन, उन लोगों के लिए ये काफी मददगार साबित हो सकता है। उन्हें आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं, क्या पढ़ना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अच्छा फिजिकल करके आए हैं 96 98 का, लेकिन उनको पढ़ने का तरीका ही पता नहीं है, कैसे क्वेश्चन आएंगे यही पता नहीं है। वो क्या करते हैं कि जो आपके बाजार में पुलिस कांस्टेबल नाम से पुस्तक आती है, बेचारे रट लेते हैं उसको, दो चार क्वेश्चनों के अलावा उससे उनको कोई मदद नहीं होती है। अगर वो पैटर्न को समझ लें, इस तरीके के प्रैक्टिस सेट कर लें 10 15 20, तो उन्हें थोड़ा बहुत ये भी पता चल जाएगा कि क्या आता है, क्या पढ़ना है और किस तरीके से हमने सिलेबस को कवर करना है। तो आपसे आग्रह है कि इसे लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ इसे अधिकतर जो स्टूडेंट है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले उन तक पेपर पहुंच जाए तो उन्हें काफी हेल्प हो सकती है। खासकर जो ग्रामीण परिवेश में दूरस्थ गांव में रहने वाले आपके स्टूडेंट हैं उन तक ये पहुंच। मेरे ये 100 नंबर का टेस्ट सीरीज लाने का उद्देश्य भी यही है कि मैं कांस्टेबल का जो टेस्ट सीरीज है वो फ्री में आपके इसीलिए यूट्यूब पर लाया हूं, नहीं तो मैं ये आपके ऐप पर डाल करके इसे आपके बेच भी सकता था। परंतु मैं चाह रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे, पिछली बार भी मुझे कॉल आया था कि सर हम नहीं खरीद पाएंगे, इस वजह से मैंने आपके यूट्यूब पर ही डाल दिया है, ताकि आपकी परीक्षा तक हम 15 20 जितने भी पेपर करा सके यूट्यूब में 100 नंबर के और छोटे छोटे, उनको अगर स्टूडेंट करें तो कम से कम उन्हें एक मोटा मोटा आइडिया आ सके। इसीलिए आप इसमें हर किसी की हेल्प करने का प्रयास कीजिए। तो ये मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। तो इसमें पहला क्वेश्चन, पहला भाग है 40 नंबर का जो आपका जीएस और सामान्य अध्ययन या रीजनिंग का है। निम्नलिखित में से कौन सा उग्रपंथी नहीं था? उग्रपंथी मतलब आपका गर्मपंथी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 से लेकर के 1905 तक तो लगभग सब एक ही पद्धति में चल रहे थे। 1905 के बाद इसमें दो गुट हो गए, एक को नरमपंथी बोला जाता है, यानी कि आपके जिसमें आपके शांत स्वभाव और संवैधानिक तरीकों से मांग करने वाले थे। एक उग्रपंथी जो आंदोलन और तीव्र आपके जो तरीके हैं उनको अपनाने वाले थे। तो उग्रपंथियों में लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष ये आते थे। और जो नरमपंथी है उसमें आपका गोपाल कृष्ण गोखले बहुत इंपॉर्टेंट है, फिरोज शाह मेहता है, केटी तेलंग है, दादा भाई नारोजी हैं, जो आपके प्रमुख नेता होते थे वो इसमें थे। बाकी ये बाल गंगाधर तिलक उग्रपंथी थे, सीधी सी बात है। उधम सिंह जिन्होंने जनरल डायर की हत्या करी इंग्लैंड में जाकर, उग्रपंथी थे। मदन लाल धिंगरा जो आपके इंडिया हाउस के सदस्य थे और वहां पर उन्होंने करजन वाइली की हत्या कर दी थी, तो वो भी उग्रपंथी थे। तो इसमें डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा निर्मित किस इमारत का नक्शा बौद्ध विहार से प्रेरित है? अकबर का जो आपका फतेहपुर सीकरी में पंचमहल है, उस पंचमहल का जो आकार है वो नालंदा के बौद्ध विहारों से प्रेरित है। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट त्रिपक्षीय संघर्ष में दक्षिण से आने वाली जो सबसे शक्तिशाली आपकी शक्ति थी राष्ट्रकूट, उसकी आपकी स्थापना दंती दुर्ग द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्के किसने चलवाए थे? चांदी का टका और जीतल नामक सिक्के इल्तुतमिश ने चलाए थे। दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना करी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी, लेकिन कुतुबुद्दीन ने ना तो अपने सिक्के ढलवाए, ना उन पर अपना खुतबा पढ़वाया और ना ही उसने सुल्तान की उपाधि धारण करी। पहला जो दिल्ली का शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करी, अपने नाम के सिक्के जारी करवाए और उन पर अपना खुतबा भी पढ़वाया, तो वो आपका इल्तुतमिशी था। इसी ने आपके खलीफा से शाही फरमान भी प्राप्त करा था अपने सुल्तान होने का। तो ये इल्तुतमिश के सिक्के थे। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? 1919 में जब आपका बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उस समय आपके जो
पंजाब में आपके सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल रेड्डी तो बड़े नेता थे, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई थी। तो रोलेट एक्ट के लगा करके उनके ऊपर, उनकी रिहाई के लिए जनसभा हो रही थी जलियांवाला बाग में। तो उसे आपके लाला हंसराज संबोधित कर रहे थे। उसी समय जनरल डायर ने जाकर के वहां गोलियां चला दी थी। तो ये 1919 की घटना है और लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वाइसरॉय हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित है? तो बलवंत राय मेहता कमेटी, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इसे पंचायती राज का शिल्पी कहा जाता है भारत में, यानी कि पंचायती राज को एक संवैधानिक आयाम देने और उसकी जो आपके व्यवस्था है त्रिस्तरीय पंचायती राज बनाने की जो पहली बार सिफारिश की थी वो आपका बलवंत राय मेहता कमेटी ने की थी। निम्नलिखित में से किस नगर को भारत का वेटलैंड सिटी के लिए नामित किया गया है? वेटलैंड मतलब आर्द्र शहर, तो इनमें आपका इंदौर भी है वेटलैंड सिटी में, भोपाल भी और उदयपुर भी। तो इसके सही आंसर है उपरोक्त सभी। पूर्व मीमांसा के आपके प्रवर्तक कौन है? पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक हैं जैमिनी। उत्तर मीमांसा के वादरायण है, जो आपके षट दर्शन है, उन्हीं में से मीमांसा दर्शन भी उसी का एक हिस्सा है। तो पहली वाली जो पूर्व मीमांसा है वो जैमिनी ने लिखी थी और उत्तर मीमांसा वादरायण ने। 2024 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? हेनले पासपोर्ट आपके इंडेक्स, मतलब इसमें पासपोर्ट की ताकत देखी जाती है कि दुनिया में सबसे पावरफुल पासपोर्ट किस देश का है। तो भारत इसमें 2024 में 80वें स्थान पर था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और रूसी नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंद्र 2025 कहां पर आरंभ हुआ है? इंद्र 2025 आपका नौसेना मतलब नेवियों के बीच, रूस और इंडियन नेवी के बीच आपका चेन्नई में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था? दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश तो पहले से था, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन बनाया गया 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। और नेशनल कैपिटल रीजन में आपके दिल्ली के लिए एक 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय आपके मंत्रिमंडल की व्यवस्था भी की गई है, क्योंकि भारत में 2 ही केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पौंडीचेरी हैं जिनके पास अपनी विधानसभाएं हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग का प्रस्ताव लाना है तो लोकसभा और राज्यसभा किसी से भी स्टार्ट किया जा सकता है। प्रस्तावक सदन कोई भी हो सकता है और उसके बाद दूसरा सदन जांचकर्ता सदन कहलाता है। प्रस्ताव के लिए 1/4 बहुमत की जरूरत होती है और दोनों सदनों में फिर वो 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, तभी जाकर के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। समान नागरिक संहिता संविधान की किस सूची का विषय है? समान नागरिक संहिता जो आप क्या है, उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है इसे लागू करने वाला, तो ये संवर्ती सूची का है। संवर्ती सूची का मतलब राज्य ने भी करा, आपने देखा उत्तराखंड ने, राष्ट्र भी कर सकता है। अगर ये राज्य सूची का विषय होता तो केंद्र नहीं कर पाता, राज्य ही करते। अगर ये संघ सूची का विषय होता तो उत्तराखंड नहीं कर पाता, केंद्र सीधे करता। इसका मतलब राज्य भी कर रहा है, इसके लिए कानून राज्य भी ला रहा है और केंद्र भी ला रहा है, जिसपे कानून दोनों ला सकते हैं वो संवर्ती सूची होती है। अगला क्वेश्चन है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निरोध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निरोध, जिसे हम निवारक निरोध कहते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कौन निर्धारित करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित करना, उनकी संख्या को बढ़ाना बढ़ाना, नए जो आपका सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या घटाना बढ़ाना, ये सब उनकी आयु निर्धारित करना, ये सब संसद का काम है, क्योंकि ये संविधान में वर्णित चीजें और संविधान में किसी भी वर्णित चीज को बदलने और उस पर आपके किसी भी तरह का संशोधन करने की एकमात्र शक्ति भारतीय संसद के पास है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रहे? कौन नहीं रहे? वीवी गिरी रहे थे, शंकर दयाल शर्मा नहीं रहे, शंकर दयाल शर्मा कार्यवाहक नहीं रहे, पूर्ण राष्ट्रपति। बीडी जती कार्यवाहक रहे थे, एम हिदायतुल्लाह भी कार्यवाहक रहे थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? प्रत्यक्ष कर जो जिस पर लगाया जाए वही पेड करे। उत्पाद शुल्क यानी कि जो आपका एक्साइज ड्यूटी होती है, कंपनी पर लगता है लेकिन कंपनी अपने माल के साथ उसे जोड़ करके कस्टमर के ऊपर डाल देती है, अप्रत्यक्ष। सेवा कर, सेवा कर जो जैसे आपका कोई भी सेवा है, टेलीकॉम सेवा है, टेलीकॉम सेवा जैसे आपका जियो पर लगाया सरकार ने, तो जियो आपके रिचार्ज पर ऐड कर देगा, तो ये भी अप्रत्यक्ष। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी मतलब किसी चीज के आयात निर्यात और इधर उधर ले जाने में जो ड्यूटी लगती है वो भी आपके माल पर जोड़ करके कस्टमर से ली जाती है, जबकि वो लगती किस पर है?
जो ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा उस पर। तो ये तीनों ही आपके अप्रत्यक्ष कर हैं और तीनों ही अब आप जीएसटी में आ गए हैं। उपहार कर, 50,000 से ऊपर के किसी भी उपहार पर आपका टैक्स आपका पड़ता था भारत में पहले तक। तो उपहार कर की जो दर होती थी वो आपके जो 30% तक होती थी दिए गए उपहार के, अब उपहार कर बंद हो गया है। उपहार कर आपका एक डायरेक्ट टैक्स है जिसपे आपने उपहार लिया है, जिसने गिफ्ट लिया है वो व्यक्ति पेड करेगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी, सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सेबी भारत में आपका शेयर बाजारों का नियामक है, उस पर नियंत्रण उसी का होता है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक मुद्रास्फीति नियंत्रण का उपाय नहीं है? मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई भी कह सकते हो, जब मुद्रा का मूल्य वस्तु की मूल्य की अपेक्षा कम हो जाता है, मुद्रास्फीति। साख नियंत्रण, साख नियंत्रण करके मार्केट से पैसा फ्लो रोक करके इसे नियंत्रित किया जा सकता है, जो आरबीआई करता है। कीमत नियंत्रण जो सरकारें करती हैं, मतलब इसके द्वारा भी किया जा सकता है। सार्वजनिक व्यय में कमी, सरकारी व्यय को घटा दो, मार्केट में पैसे का फ्लो रुक जाएगा, ये भी कम कर सकता है। व्यय को प्रोत्साहन, व्यय को प्रोत्साहन मुद्रास्फीति को बढ़ा देगा ना कि घटाएगा। इंपीरियल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक कब बना? 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे मिलकर के आपके इंपीरियल बैंक बने थे। और 1955 में इस इंपीरियल बैंक को भारत सरकार ने खरीद करके इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया और इसे नाम दिया भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई। एसबीआई बनाई है 1955 में। 1921 में ये इंपीरियल बैंक के नाम से 3 प्राचीन जो अंग्रेजों के बैंक थे उनसे मिलकर बनाया था। काली क्रांति, ब्लैक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? पेट्रोलियम, कच्चे तेल का जो रंग होता है वो काला होता है, इसीलिए इसे काली क्रांति नाम दिया गया। सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन चिप के ऊपर, चिप पर जो ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण छोटे छोटे उसमें लगाए जाते हैं उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि आईसी, आईसी चिप। इसी के ऊपर पूरा क्या लगा होता है? माइक्रो प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में किसे नहीं जोड़ा जा सकता है? यूएसबी पोर्ट में आपका हार्ड डिस्क को नहीं, हार्ड डिस्क के लिए अंदर ही एक स्लॉट अलग से बना होता है जिसमें हार्ड डिस्क जोड़ी जा सकती है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? तो वो टेराबाइट है, मतलब 1024 जो आपका जीबी होगी, गीगाबाइट, उससे 1 टेराबाइट बनेगा। ये सबसे बड़ी क्या है? आपका स्टोरेज मापन की इकाई है। कौन सा एक एप्लीकेशन सबसे छोटी? केबी, बिट आपका केबी जिसमें मापा जाता है, और सबसे बड़ी टीबी। कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? देखो जो विंडोज है, विंडोज आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूनिक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है। पेज मेकर जो किसी स्पेशल काम के लिए जो बनाए जाते हैं उन्हें हम आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इसका डी हो गया। रिंग ऑफ फायर नामक ज्वालामुखी क्षेत्र का संबंध किससे है? प्रशांत महासागर जो हमारे विश्व है, इसमें जो आपके प्रशांत महासागर है दोनों तरफ, इसमें आपके जो गोलाकार स्थिति में पाए जाने वाले भूकंप और ज्वालामुखी जो बेल्ट है उसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। 2/3 भूकंप और आपके जो ज्वालामुखी है संसार के इसी में स्थित है, तो इसे बोलते हैं रिंग ऑफ फायर या प्रशांत, परिप्रशांत का अग्निवृत्त। उत्तरी ध्रुव पर दिखने वाली अरोरा ज्योति किस वायुमंडलीय परत में दिखाई देती है? जैसे उत्तरी ध्रुव, नॉर्वे आदि में अगर आप देखोगे तो रात में आसमान में नीली और हरी तरह की आपकी ज्योतियां आती हुई दिखाई देती हैं, जिन्हें अरोरा ज्योति कहा जाता है। ये आपका आयन मंडल में जो आपके आयन मंडल में गैसों की क्या है, आयनीकृत अवस्था है, उनमें घर्षण के कारण ये कलर आपको दिखाई देते हैं, जिन्हें अरोरा ज्योति कहा जाता है। अगला, लोकटक नामक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील आपका मणिपुर में स्थित है। मणिपुर में लोकटक झील बहुत फेमस है, आपको पता है कि इसी के ऊपर आपका केबुल लामझाओ, जिसे हम तैरता हुआ आपका राष्ट्रीय पार्क बोलते हैं, वो आपके इसी के ऊपर बनाया गया है। मणिपुर थामिन नामक एक हिरण की प्रजाति इसमें संरक्षित है, वो विलुप्तीकरण की कगार पर पहुंची हुई जाती है। और इसमें अगर आप देखोगे तो ये आपका एक तैरता हुआ क्या है, पार्क है, केबुल लामझाओ इसी झील के ऊपर है। किस एक फसल को रबी की फसल में बोया जाता है? रबी की फसल में किसे बोया जाएगा? चावल खरीफ की फसल है, कपास खरीफ में ही बोया जाता है, सरसों गेहूं के साथ रबी में बोया जाता है, मक्का खरीफ की है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट
यानी कि पश्चिमी घाट की जो पर्वत श्रृंखला है उसके पश्चिमी ढलानों में सबसे ज्यादा जैव विविधता है, जीवन सबसे ज्यादा फलता फूलता वहीं है, सबसे ज्यादा वैरायटी वहीं पर है। बड़े अक्षर में शब्द दिया गया है, इसके पश्चात 4 शब्द दिए गए हैं, दिए गए अक्षरों को मिलाकर उनमें से केवल एक शब्द को नहीं बना सकते, उसको चुनिए। तो ये जो आपका इसमें शब्द दिया गया है यह है आपका रेवोल्यूशनरी, रिवोल्ट, रिवोल्ट, तो बन जाएगा ट्रेल, TRAIL, TRAIL, ये भी बन जाएगा। वोकेशन, VOC, सी तो है ही नहीं इसमें, सी नहीं है तो यही नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन है गिरधारी लाल के परिवार में उसकी पत्नी राधा, 3 पुत्र 2 पुत्रियां, एक पुत्री अभी अविवाहित है और दूसरी पुत्री का एक पुत्र है। साथ ही 2 पुत्रों में से प्रत्येक पुत्र के 2 बच्चे हैं और तीसरे पुत्र के 3 बच्चे हैं। एक वृद्धा चाची तथा दामाद भी उनके साथ रहते हैं। तो गिरधारी लाल के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? एक तो गिरधारी लाल हो गया, एक उनकी पत्नी हो गई राधा, 2 तो ये हैं, 3 पुत्र हो गए, तो तीनों विवाहित है तो 3 की 3 पत्नियां भी हो गई, 2 पुत्रियां हैं, एक विवाहित है, तो सीधी सी बात है कि उसमें से एक ही का दामाद है जो इनके साथ रह रहा है, एक वृद्धा चाची भी है वो भी साथ में ही है, साथ ही एक पुत्री का एक पुत्र भी है, तो एक पुत्री का एक पुत्र हो गया, साथ ही 2 पुत्रों में से प्रत्येक के 2-2 बच्चे हैं, 2 के 2-2 बच्चे हैं तो 4 2 के बच्चे हो गए और तीसरे के 3 बच्चे हैं। तो इस परिवार में टोटल कितने लोग हैं? 2 3 5 5 3 8 8 2 10 11 12 13 13 4 17 3 20। तो गिरधारी लाल के परिवार में टोटल मेंबर्स की संख्या होगी 20। अगला क्वेश्चन है एक परिवार घूमने निकला, पुत्री उसके पिता के आगे चलती है, पुत्री आगे चल रही है पिता के, पुत्री आगे चल रही है पिता के, पुत्र अपनी माता से पीछे चल रहा है और पिता से आगे। अब पिता से आगे है, इससे आगे पुत्री है तो यहां पर तो आएगा नहीं और इसके पीछे भी नहीं आ सकता, तो सीधे सीधे हम इसके आगे ले जाएंगे। तो सबसे जो आगे है, जो आपका पुत्र है वो पिता से तो आगे चल रहा है लेकिन माता से पीछे, तो माता कहां होगी? यहां होगी और यहां होगा पुत्र। माता सबसे आगे चल रही है, उसके बाद पुत्र, फिर पुत्री और पिता। तो ये कह रहा है सबसे पीछे कौन चल रहा है? तो सबसे पीछे पिता होगा। सबसे पीछे कौन चल रहा है? पिता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चित्र अंग्रेजी अध्यापक, लोकप्रिय अंग्रेजी अध्यापक और अप्रिय अध्यापकों के बीच संबंध निरूपित करता है? देखो 2 चीजें कही है, एक तो अंग्रेजी अध्यापक, एक लोकप्रिय अंग्रेजी अध्यापक। तो सीधी सी बात है जो अंग्रेजी अध्यापक है, लोकप्रिय अंग्रेजी अध्यापक अंग्रेजी अध्यापकों के अधीन है, कुछ मतलब लोकप्रिय होंगे, लोकप्रिय वाले सभी अंग्रेजी अध्यापक इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और अप्रिय अध्यापक, अप्रिय अध्यापकों के लिए अंग्रेजी नहीं लिखा है, तो इसका मतलब अप्रिय सभी हैं सभी वाले में से अप्रिय का है, तो अप्रिय अध्यापकों के बीच संबंध निरूपित करता है। तो जो अंग्रेजी अध्यापक हैं वो सारे अध्यापकों में से क्या होंगे? कुछ होंगे, तो उसमें से कुछ अप्रिय भी होंगे। तो सारे जो अप्रिय अध्यापक हैं उनमें से कुछ अंग्रेजी के भी होंगे, बाकी अन्य अप्रिय होंगे। तो इसका मतलब इसका बना 2, इसका सही आंसर होगा 2। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपका दिया गया है तो 29 को लिखता है 121, तो कैसे लिख सकता है? देखो 2 + 9 11, 11 का वर्ग करोगे तो 121, 6 + 8 कर दो तो ये हो जाएगा 14, 14 का वर्ग करेंगे तो 196 आ जाएगा, तो इसका 3 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर स्टेथोस्कोप मूर्तिकार के पास क्या होगा? डॉक्टर का जो आपका क्या है उपकरण है वो स्टेथोस्कोप है जिससे वो देखता है। मूर्तिकार किससे बनाएगा? छेनी से बनाएगा। मूर्तिकार मूर्ति किससे बनाएगा? छेनी से। तो जो संबंध डॉक्टर का स्टेथोस्कोप से है वही आपका मूर्तिकार का छेनी से होगा। पढ़ने से ज्ञान आता है,
कार्य करने से क्या आएगा? अनुभव। हम कोई कार्य करेंगे तो हमें उसके अनुभव प्राप्त होंगे। अगला आपका कोडिंग डिकोडिंग का है। यहां पर लिख रहा है ये राइट को GEVGR लिखा जाता है, रॉन्ग को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें हम ABCD लिख लेते हैं। W को लिख रहा है J, W को लिख रहा है J। W यहां से आता है 1 2 3 4 स्थान पर, J यहां से आता है 1 2 3 4 स्थान पर, और R को लिख रहा है E, R को E 1 2 3 4 5 में आता है, और E यहां से 5 में आता है। I को लिख रहा है V, I कितने में आएगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, I को V लिख दिया। और T को G लिख रहा है, T यहां से आता है 1 2 3 4 5 6 7, और I 1 2 3 4 5 6 7, I को G, T को G लिख रहा है, ठीक है। W तो E को R, E को R, ठीक हो गया। W को क्या लिखा है? J, तो W तो J लिखा ही है, ठीक ही हो गया। O को क्या लिखेगा? वो 1 और 2, O को यहां से 2 में हम B ले लेते हैं, और R को क्या लिखेगा? 5 में E, ठीक है। N को यहां से फर्स्ट में, इसको यहां से फर्स्ट में A, और G को 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 T। तो इसका सही आंसर होगा JBEAT, ए सही आंसर होगा, ए सही आंसर होगा। अगला E को लिख रहा है V, E को क्या लिख रहा है? V, आमने सामने लिखा है। J को क्या लिख रहा है? Q, J को Q लिख रहा है आमने सामने, और O को लिख रहा है L, O को L आमने सामने, T को लिख रहा है G आमने सामने। तो आमने सामने वाला लिखो। B के सामने क्या है? Y, G के सामने क्या है? T, L के सामने क्या है? O, Q के सामने क्या है? J, YTOJ। तो क्या होगा इसका? YTOJ सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 45 को, ये क्वेश्चन संख्या है 40, इसको इसी में मत ले लेना, प्रश्न संख्या है। यदि 45 को 36 लिखा जाता है तो 63 को क्या लिखा जाएगा? तो 9 पंजे 45, 9 चौको 36, 9 सत्ते 63, 9 छः 54, तो 54, 9 के डिफरेंस में। अगला अब आया आपका पार्ट 2 हिंदी, 20 क्वेश्चन होंगे जो आपके सिलेबस में है। वधूर्मी शब्द में कौन सी संधि होगी? वधु, धन, उर्मी या ऊर्मी। तो इसमें बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर के क्या बनेंगे? बड़ा ऊ। तो ये वधूर्मी शब्द में आपका दीर्घ संधि होगी। 2 छोटे या 2 बड़े सेम आपके वर्ण अगर मिलते हैं स्वर तो बड़ा स्वर बन जाता है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध स्वर होगा अनुसंगिक। आनुसंगिक क्या होगा? आनुसंगिक। मनोविकार सूचक शब्दों, मन के जो विकार होते हैं, जैसे उफ आ मतलब जो दर्द, ठीक है, आपके आ ओ उफ, हे, अरे, ओ, इस तरीके के जो शब्द होते हैं मन के विकार उत्पन्न करने वाले, वो शब्द आपके विस्मयादिबोधक शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण क्या है? महाप्राण आपको पता है जिनमें ज्यादा श्वास की मात्रा लगती है। क अल्पप्राण, ख महाप्राण। तो वो तो आपका अल्पप्राण ही होगा क्योंकि अंत्यस्थ व्यंजन है। क अल्पप्राण होगा, पहला वर्ण है। च अल्पप्राण होगा, पहला वर्ण है। तो अल्पप्राण, थ महाप्राण। तो महाप्राण होगा डी। आमदनी किस भाषा का शब्द है? आमदनी फारसी भाषा का शब्द है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों में, विदेशी शब्दों में फारसी का शब्द आमदनी। मंगलेश डबराल का संबंध गढ़वाल के किस गांव से है? मंगलेश डबराल का जन्म आपके गढ़वाल के काफल पानी
गांव में हुआ था, जो हिंदी साहित्य के जाने माने आपके लेखक, जिनके 4 कविता संग्रह और भारत के जाने माने संपादक रहे, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में काम किया, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता भी है। आलस्य शब्द का सही विशेषण होगा अलसाना। अलसाना क्रिया है। आलस, आलस आपका क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा है। अलस तो ये तो शब्द ही नहीं है। आलसी, वह आलसी व्यक्ति है। व्यक्ति की विशेषता क्या हो गई, आलसी। तो ये विशेषण आलसी आपका किससे बना है, आलस्य का विशेषण बनाना है तो वो आलस्य का विशेषण बना है ना, तो वो आलसी हो जाए। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मयंक चंद्रमा का होता है, इंदु चंद्रमा का होता है, सुधांशु चंद्रमा का, सरोज, सरोज का तो आपका कमल का होता है सरोज, ना कि चंद्रमा का। तो इसका सही आंसर डी होगा। तत्व खो जल मरूं, कुमाऊनी कहावत का अर्थ क्या है, मतलब जल्दबाजी में काम, मतलब जैसे हम तत्व खो जल मरूं, तत्व मतलब गर्म चीज खाऊं और जल करके मर जाऊं। आदमी जब किसी चीज के लिए जल्दबाजी करता है तो काम बिगड़ जाता है। अगर हम तेज खाएंगे तो हमारी जीभ जल जाएगी, इसी से है तत्व खो जल मरूं। तो कुमाऊनी में इसका अर्थ होगा मतलब गर्म खाऊं और जल करके मर जाऊं। तो इसका मतलब हुआ जल्दबाजी में काम बिगाड़ना। सॉरी। अगला है तत्व दूध न घुटेंज न थुकेंद, गढ़वाली कहावत का अर्थ क्या है। तत्व दूध मतलब गर्म दूध, न घटकने जैसा और न थूकेंद उकेलने जैसा, यानी कि दूध है फेंक तो सकते नहीं है, गर्म इतना है कि ना अंदर ले सकते हैं। तो इसका मतलब है असमंजस की स्थिति, क्या करूं क्या ना करूं। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक कुमाऊनी भाषा में दिए गए शब्दों का सही अर्थ नहीं है। तप्पड़, चौरस भूमि को क्या बोलते हैं, तप्पड़। भीड़, खेत की जो दीवार होती है खड़ी सीढ़ीदार खेतों में, उसे भीड़ कहा जाता है। गूल, गूल छोटी नहर को बोलते हैं, कूल या गूल। दातुल, दातुल का मतलब दांत नहीं है, दातुल एक तरीके का कृषि उपकरण होता है, ये आपका दांत के लिए नहीं। तो इसका सही शब्द आपका डी होगा। गुण दोष का विवेचन करने वाले के लिए क्या शब्द है, किसी के गुण और दोषों का सही विवेचन करना क्या कहलाता है, समालोचना, ये समालोचक कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है नग का अनेकार्थी शब्द नहीं है। नग का अनेकार्थी आपका नग पर्वत को भी कहा जाता है, नग सूर्य को भी कहा जाता है, सर्प को भी कहा जाता है, हाथी को नहीं कहा जाता है नग। कौन सा एक गढ़वाली शब्द का सही अर्थ नहीं है। तड़तड़ाहट, कम ऊंचाई से थोड़ा पानी गिरने की आवाज, तड़तड़ाहट। झमड़ाहट, पहने हुए गहनों की ध्वनि। लुलियाट, जोर जोर से रोने की आवाज। बतवाड़ी, बतवाड़ नदी की धारा को नहीं बोलते हैं, बतवाड़ी बोलते हैं जो हिमालयी क्षेत्र में होने वाली वर्षा की बौछार है उसे बोलते हैं बतवाड़ी। जैसे रिमझिम बौछार होती है जो सांवर की तरह, उसे आपके बतवाड़ी कहा जाता है। हाय तेरी रुमाला, गुलाबी मुखड़ी, ये कुमाऊनी गीत के गायक कौन है। ये बहुत फेमस कुमाऊनी गीत है, ये गोपाल बाबू गोस्वामी ने गाया था। गोपाल बाबू गोस्वामी। कानून सुनी बात पर यकीन मत करो, वाक्य में कारक होगा कानून सुनी बात पर यकीन मत करो, यानी कि इसका मतलब होगा कानून से सुनी हुई बात पर, कानून से सुनी हुई बात पर यकीन मत करो। तो कान क्या है यहाँ पर आपका, इस कर्म को करने के आधार, इस क्रिया को करने के आधार है, तो ये से द्वारा के लिए है, यानी कि कान द्वारा सुनी गई बात पर विश्वास मत करो। तो ये करण का से होगा, कौन सा, करण का। तो इसका सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है किस एक में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक मतलब जो मात्रा बताए क्रिया होने की। मैं बहुत थक गया, थकना क्रिया हो गई और बहुत इसका विशेषण हो गया। तो मात्रा बताई थकने की, तो इसी में आपका क्रिया विशेषण है। ये इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण है, इसमें स्थानवाचक है, इसमें आपका तेजी से आया मतलब आने का तरीका, यानी कि ये कौन सा है, स्थान वाचक है। तो इसमें ए सही होगा, जो आपका क्या बता रहा है, परिमाण वाचक। अगला क्वेश्चन है काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में अलंकार होगा। काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में अलंकार। घटा, घटा दो शब्द है, काली घटा यानी कि काले बादल, घटा का मतलब यहाँ क्या है
बादल, और घटा का मतलब कम हुआ, यहाँ क्या है, कम हुआ। काली घटा का घटा, घमंड घटा। तो होता क्या है, जब किसी आपके पंक्ति में एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो और हर बार उसका अर्थ अलग हो, जैसे घटा घटा 2 बार आया है तो यहाँ पर इसका अर्थ अलग है, यहाँ पर अलग है, तो ये यमक अलंकार होगा, यमक अलंकार। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहने दो मयान। तो ये शब्द किसके हैं पूछ रहा है, ये शब्द हैं कबीर दास के। किसके हैं, कबीर दास के। अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है, अधिसूचना का क्षेत्र नियम के लिए किया जाता है, कोई नियम निकालना है, आदेश निकालना है, अधिकार से संबंध में, कर्तव्य के संबंध में इसका उपयोग नहीं होता है। तो ये आपका हिंदी है, भाग 2 20 क्वेश्चन। अब भाग 3 है उत्तराखंड, जिसमें 40 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड से होंगे। बड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था, बड़वाला यज्ञ वेदिका उत्तराखंड में प्राचीन जो आपके क्या है पुरातात्विक साक्ष्य हैं, जो आपके देहरादून के यमुना घाटी में बड़वाला क्षेत्र से मिले हैं, कालसी से अंदर। तो ये आपका क्या है, सील वर्मन का है, बड़वाला यज्ञ वेदिका इसकी है सील वर्मन की। कारक व मकरा नामक 2 त्योहार किस जनजाति में मनाए जाते हैं, कारक मतलब कर्क संक्रांति, मकरा मतलब मकर संक्रांति, ये दोनों ही संक्रांतियां मुख्य त्योहार है राजी जनजाति के। अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेले को मोक्ष कहकर किसने संबोधित किया था, कुंभ मेले को मोक्ष कहा था आपके ह्वेनसांग, जो चीनी यात्री हर्षवर्धन के काल में आया था, क्योंकि हर्षवर्धन क्या करता था, हर साल, हर चौथे साल बाद आपके गंगा नदी के किनारे जाकर के अपनी सारी संपत्ति का क्या कर देता था, दान कर देता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता है। तो कुंभ मेले में हर्षवर्धन ने अपनी सारी संपत्ति क्या कर दी, दान कर दी। इस दृश्य को खुद ह्वेनसांग ने देखा था, तो उसने कहा कि ये महामोक्ष परिषद जो है, ये आपका जो कुंभ मेला है वो मोक्ष का एक जरिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में राज्य में नगरीय साक्षरता कितनी है, नगरों की अगर और ग्रामीण क्षेत्रों की अलग अलग देखा जाए तो जो नगरीय साक्षरता है उत्तराखंड राज्य की वो 84.45 है, यानी कि नगर में लगभग 84 लोग क्या हैं, साक्षर हैं, 15 लोग लगभग 16 लोग क्या हैं, अशिक्षित साक्षर नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 0 से 6 यानी कि शिशु लिंगानुपात कितना है, जनगणना के अनुसार, जो नई रिपोर्ट आई है उसके अनुसार नहीं, जनगणना के अनुसार जो आपका राज्य में शिशु लिंगानुपात है वो मात्र 890 आपके बालिकाएं हैं प्रति 1000 बालकों पर। देहरादून में आरबीआई रिजर्व बैंक की शाखा किस वर्ष खोली थी, रिजर्व बैंक की शाखा देहरादून में 2006 में खोली गई थी। जायका परियोजना का संबंध किससे है, जो आपका जापान की कंपनी है एक, जिसने आपके उत्तराखंड में वनों के अनुरक्षण और वनों के जरिए लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के लिए 2014 से ये प्रोजेक्ट चल रहा था, फिर कोरोना में बंद हुआ, दोबारा से शुरू हो गया है। तो ये जायका परियोजना आपके वनों के संरक्षण और वनों के द्वारा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की एक परियोजना है, जो भारत उत्तराखंड जापान की सहयोग से चला रहा है जायका परियोजना। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम किस वर्ष हेमवती नंदन बहुगुणा रखा गया, एचएनबी गढ़वाल हुआ था 1989 में, पहले गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित हुआ था 1973 में, 1989 में एचएनबी कर दिया गया। अब एचएनबी आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया। मालूशाही और रमोल क्या है, मालूशाही और रमोल उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गाथाएं हैं, लोक गाथाएं जिनमें आपके यहाँ की प्राचीन प्रेम गाथाओं और उनका वर्णन किया गया है। नैनीताल में कौन सी बोली बोली जाती है, रजभैंसी, नैनीताल क्षेत्र में कुमाऊनी की जो आपके बोली प्रचलित है उसे रजभैंसी कहा जाता है। अगला, टिहरी राज्य प्रजामंडलन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, टिहरी राज्य प्रजामंडलम यानी कि टिहरी में लोकतंत्र की मांग को लेकर सिरदेव सुमन ने जो टिहरी राज्य प्रजामंडलन स्थापित किया था वो 23 जनवरी 1939 को किया था। रूपाब नामक प्रगतिशील मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया था, रूपाब प्रगतिशील पत्रिका का प्रकाशन सुमित्रा नंदन पंत द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के पेशावर कांड का मुकदमा किसने लड़ा था, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने जो पेशावर कांड किया था उसका मुकदमा आपका बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने लड़ा था, जो उत्तराखंड के जाने माने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और कलाविद रहे। इन्होंने ही आपकी गढ़वाल चित्रकला शैली को उजागर करा पूरी दुनिया के सामने। लेफ्टिनेंट जनरल
गुरमीत सिंह राज्य के कौन से राज्यपाल बने हैं? 8वें नंबर के राज्यपाल हैं। जो वर्तमान राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, वो 8वें नंबर के हैं। राज्य में देश का पहला वन हीलिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? राज्य में पहला वन हीलिंग स्टेशन खोला गया है रानीखेत में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में 132 केवी से नीचे के सब स्टेशनों का नियंत्रण किसके पास है? एक बिजली की जो 132 केवी से नीचे के सब स्टेशन है वो आपका उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीसीएल के पास है। देखो 132 जो निर्माण करता है वो तो आपका कौन करता है? उत्तराखंड जल विद्युत निगम करता है। वहां से लेकर के 132 केवी तक पारेषण कौन करता है? आपका जो पिटकुल है। और 132 के बाद लोगों के वितरण कौन करता है? यूपीसीएल, यानी कि 132 स्टेशनों से लोगों को कनेक्शन दे करना और उनसे पैसा जो भी बिल वगैरह है वो यूपीसीएल करता है, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, सितारगंज से लिपुलेख तक जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या आपका 125 जो हुआ करता था अब हो गया NH9। ये आपका कहां तक जाता है? सितारगंज से आपका जो पुलभट्टा है वहां से शुरू होता है और लिपुलेख तक जाएगा। ये कौन सा एक स्थानीय व्यंजन अरबी के पत्ते पर बेसन से बनाया जाता है? अरबी के पत्ते और बेसन से मिलाकर के जो आपका स्थानीय व्यंजन बनाया जाता है उसे पत्त्यूड़ कहा जाता है, पत्तियों से बनने वाला पत्त्यूड़। अगला क्वेश्चन है, पवलिया नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है? पवलिया आपका बिच्छू है, इसे क्या बोलते हैं? बिच्छू। एक्चुअल में ये सुहाग का प्रतीक है जिसे चांदी से बनाया जाता है और पैर में पहना जाता है स्त्रियों के द्वारा, तो ये आपका पैर का आभूषण है पवलिया। उत्तराखंड में दीपावली के 11वें दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? एकादशी या एगास। दीपावली के 11वें दिन जो त्योहार मनाया जाता है, छोटी दिवाली भी बोलते हैं इसको, एगास। अगला, फलो उद्यानों का देश किसे कहा जाता है? उत्तराखंड में फलो उद्यानों का देश बोलते हैं चौबटिया को, फलो उद्यानों का देश। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तरकाशी में जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, उच्च स्थलीय आपके जो प्राणी हैं हिमालयी, उच्च हिमालय, उनके संरक्षण के लिए 1980 में स्थापित किया गया था गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ग्लेशियरों की संख्या कितनी है? बमक या फिर ग्लेशियर या हिमनद जो उत्तराखंड में टोटल संख्या है वो है 238 ग्लेशियर, छोटे बड़े सब मिला करके। कुंवारी पास नामक दर्रा किस जिले में है? कुंवारी पास दर्रा आपका चमोली जिले में है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की पहली महिला सदस्य कौन बनी थी? उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की पहली महिला सदस्य थी सुधा पांडे। मतलब उत्तराखंड का जो आपका लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग हरिद्वार, उसकी पहली महिला मेंबर सुधा पांडे बनी थी। गढ़वाल का नेपोलियन किसे कहा जाता है? गढ़वाल का नेपोलियन अजय पाल को कहा जाता है। इसी ने सर्वप्रथम आपके चांदपुर गढ़ी से अपने साम्राज्य को पूरे गढ़वाल को जीत करके उसको आपके एकीकृत किया, इसीलिए इसे गढ़वाल का नेपोलियन कहा जाता है। किस पवार शासक का जिक्र जहांगीरनामा में मिलता है? जहांगीरनामा मुगल काल में जहांगीर के समय लिखी गई एक महत्वपूर्ण आपके पुस्तक है और इस पुस्तक में शामशाह का जिक्र आता है। शामशाह जो आपके पवार नरेश थे, इनका जहांगीर के समकालीन, उसने इनका उल्लेख उसमें किया है। जान्या सुन्या क्या है? जान्या सुन्या आपका एक तरह का कर था जो आपके गोरखा शासकों द्वारा लिया जाता था गोरखा काल में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम किस वर्ष की थी? कुमाऊं की यात्रा, गांधी जी का जो कुमाऊं टूर था वो जून 1929 में था, जब वो भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने वाले थे। उससे पहले उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया था, तो उत्तराखंड भी आए थे कौसानी में, इसी टूर के दौरान वो रुके थे। अगला क्वेश्चन है, राज्य के प्रत्येक लोकसभा सीट में कितनी विधानसभाएं हैं? राज्य में प्रत्येक लोकसभा सीट में फिक्स 14 आपके विधानसभाएं आती हैं और 14 विधानसभाएं हैं और 5 लोकसभाएं हैं, हर एक में 14-14 हैं, तो ये आपके 70 विधानसभा सीट है हो जाती हैं टोटल राज्य की, पांचों लोकसभाओं में मिला करके। राज्य में चावल की कृषि कितने क्षेत्रफल की जाती है? देखो, भारत का जो प्रमुख खाद्यान्न है वो चावल है। उत्तराखंड का प्रमुख खाद्यान्न चावल ना होकर के गेहूं है। गेहूं इसलिए सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोया जाता है क्योंकि हमारी जलवायु कंडीशन गेहूं के लिए ज्यादा बेहतर है, तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा गेहूं बोया जाता है। दूसरे नंबर पर चावल है, चावल बोया जाता है 21.6% क्षेत्रफल, जो कुल बोया गया क्षेत्र है उत्तराखंड में उसकी। सिरिंगी गुफा कहाँ स्थित है? सिरिंगी गुफा आपका उत्तरकाशी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है,
नामिक किस नदी के तट पर स्थित है? नामिक पिथौरागढ़ का एक कस्बा है जो आपका पूर्वी रामगंगा जो सरयू की सहायक है इसी पर स्थित है। पॉन्टिंग ग्लेशियर से आती है, नामिक ग्लेशियर और पॉन्टिंग से मिलकर के इसकी शाखाएं बनती हैं। राज्य का पहला आरोग्य शहर कौन बना था? राज्य का पहला आरोग्य शहर ऋषिकेश को बनाया गया था। अगला, केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में केदारनाथ मंदिर किस वर्ष शामिल हुआ? प्रसाद योजना में आपका जो रिनोवेशन होना है इसमें सबसे पहले आपका शामिल हुआ था केदारनाथ 2015-16 में। अगला, राज्य में प्राचीन काल से प्रचलित गमग्या पद्धति क्या थी? गमग्या पद्धति तिब्बतियों और भूटिया लोगों के बीच व्यापार की एक पद्धति थी जिसके द्वारा दोनों के आपके कोर्ट वर्ड में उस समय व्यापार किया जाता था। अगला, ऊंचाई पर पेड़ टिके रहेंगे, नदी ग्लेशियर बने रहेंगे नामक नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? ये रक्षा सूत्र आंदोलन का है। देखो, ये आप चिपको से मत मान लेना क्योंकि चिपको के नारे अलग हैं, जैसे हिमपुत्रियों की यही ललकार, ये वाला जो नारा है वो इसका है, ठीक है। हिमालय बचाओ देश बचाओ उसका नारा है। ये ऊंचाई पर पेड़ टिके रहेंगे वाला आपका रक्षा सूत्र आंदोलन जो टिहरी में भिलंगना घाटी में हुआ था उसका नारा है। ये कौन सा नृत्य देवर भाभी प्रेम पर आधारित है? तो इसमें जो आपका बोसरेला नृत्य है वो आपका देवर भाभी प्रेम पर आधारित नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव राधा रतूड़ी किस बैच की आईएएस है? राधा रतूड़ी 1988 बैच की आईएएस थी। अब 31 मार्च को रिटायर हो जाएंगी और आनंद वर्धन को उनकी जगह नया मुख्य सचिव घोषित कर दिया गया है। वो 1 अप्रैल से अपना कार्यभार संभाल लेंगे। राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क बनाया गया है देहरादून में। तो ये 100 क्वेश्चन है जो हमारे आपके उत्तराखंड पुलिस और अन्य जो हमारे यूके SSSC द्वारा कराए जा रहे पेपर हैं उनके हिसाब से बनाए गए हैं। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जैसा कि मैंने कहा है, अपने नंबर भी हमारे साथ शेयर करिए कि कितने नंबर इसमें ला पा रहे हैं, क्योंकि अगर आपके नंबर इसमें ठीक ठाक आने लग गए हैं तो मैं सिलेबस में थोड़ा डेप्थ में जा करके आपके लिए इससे थोड़ा और बेहतर पेपर बना करके लाऊंगा। और हो सके तो और अधिक से अधिक लोगों तक जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि वो हमारे चैनल तक पहुंच करके अपने जो हमारी इसकी तैयारी कराई जा रही है इसके लिए अधिक से अधिक लाभ उठा सके। तो धन्यवाद।